Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, I am back after a very long time, and I have been saying these very words in most of my videos. And I again apologize due to certain time constraints. I am not able to give videos regularly. But today I am here to give an important video. So, yesterday was 17th of February 2025, and yesterday we had फिजिक्स एग्ज़ाम फॉर क्लास 12 असम बोर्ड स्टूडेंट्स. सो उस एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ पे है वो कल जो एग्ज़ाम हुआ था फिजिक्स का असम बोर्ड ने कंडक्ट किया था, असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, उसका फिजिक्स पेपर मेरे पास में है. और उस क्वेश्चंस के मुताबिक मैं कुछ डिस्कशंस या आंसर या सॉल्यूशंस मैं दूंगा इस वीडियो में. सो let us see what has come in this question paper. And regarding this इस क्वेश्चन पेपर में मैंने कुछ आंसर्स और सॉल्यूशन भी रखा हुआ है, उसका मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा so that you can download it if you require it. Let us first discuss the questions one by one. As I can see, एक मार्क का 8 क्वेश्चंस आया है, okay, and there are a lot of options. Likewise 2 मार्क का 10 क्वेश्चंस पूछा गया है, और मैं देख सकता हूं कि 3 मार्क का 9 क्वेश्चंस पूछा गया है, और 4 मार्क का 3 क्वेश्चंस पूछा गया है, और इन सब में लगभग ऑप्शंस है. तो स्टूडेंट्स हैव एम्पल ऑप्शंस टू गिव solutions and answers to the questions whichever they find it easy and compatible for themselves. So let us first begin with the 1 mark question. 1 मार्क वाले क्वेश्चन का मैं डिस्कस कर लेता हूँ. पहला जो क्वेश्चन आया है वो क्या है देखना. क्वेश्चन नंबर ए, टू इलेक्ट्रीफाई न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू डैश और डैश वन काइंड ऑफ चार्ज. इट इज वेरी सिंपल. ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है. वी नीड to add or remove one kind of charge. That is how we understand electrification, right? Next is mention the fundamental characteristics of a conservative voltage. ये तो बहुत ही सीधा सा सवाल है. क्लास 11 के बच्चे भी जानते हैं, क्लास 12 के बच्चे भी जानते हैं. तो इसमें से आप जो चाहे वो दे सकते हैं. बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी है. मैंने जो यहाँ पे एक वर्क डन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है ना. तो ये एक आंसर है. which factor is responsible for drift velocity? अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, electrons are drifted, whenever the potential difference is applied between the atoms of a conductor. So drift velocity का क्या फैक्टर हो सकता है? देखिए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, दूसरा टेम्परेचर भी हो सकता है. अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जो ड्रिफ्ट है वो आपको पता है क्या हो सकता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है या टेम्परेचर हो सकता है. नेक्स्ट जो है वो है ऑब्टेन द यूनिट ऑफ J current density from the expression I is equal to J dot delta S. So it is very easy question. ये तो मतलब आई होप एनीबडी कैन डू दिस क्वेश्चन. जिसको भी यूनिट्स आता है वो कर सकता है. सो इसका जो यूनिट आंसर होगा वो क्या होगा? द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी जे इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग एन हेलिकल पाथ व्हाट डिटरमाइंस द पिच ऑफ मोशन. सो आपको पता होगा जब इलेक्ट्रॉन जब एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ये हेलिकल पाथ ट्रेस आउट करता है. मतलब अगर हम वेलोसिटी का कंपोनेंट्स को हम देखें तो उसको पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. तो हेलिकल पाथ के लिए आपको याद रखना है कि द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिसाइड्स द हेलिकल पाथ. सो आंसर इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. 2 pi m by q into v cos theta. V cos theta is the parallel component of velocity. Next, number F. 2 ampere current is flowing through a solenoid having 1000 turns per meter. Calculate the magnetic intensity H. So H is equal to V by mu naught. So B is for a solenoid B is equal to mu naught Ni. So mu naught Ni वो कैंसल आउट हो जाएगा. कितना हो जाएगा? N का वैल्यू जो है यहाँ पे वो है 1000 टर्न्स और I का वैल्यू है 2 एम्पियर. सो 1000 into 2 एम्पियर पर मीटर वही आंसर होगा. What is the unit of magnetic flux? Whether it is a vector or a scalar quantity. Magnetic flux का यूनिट वेबर हो सकता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो सकता है, और फ्लक्स
जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेदर इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दोनों क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज होते हैं, बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाय द वे इन सब क्वेश्चंस को हमने कराया है क्लासेस पे, सो these are easy. An AC voltage, next question number H, an AC voltage V is equal to V naught sin omega t is applied to an electrical device if I is equal to Im sin omega t minus pi by 2। यहाँ पे हम समझ सकते हैं करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है, कि what can you say about the phase difference between V and I, name the device। अगर करंट लैग करता है पोटेंशियल डिफरेंस से by pi by 2, then the device has to be an inductor, okay, so the device is an inductor। next question number I, mention the missing term in ampere circuit। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूछा गया है। the missing term is definitely क्या हो सकता है बताइए, डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके, तो उसका जो फॉर्मूला वो क्या है, I d is equal to epsilon naught d phi E by dt। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और बाय द वे डिस्प्लेसमेंट आता कैसे, बिकॉज वी नो फ्लक्स इज चेंजिंग विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यू नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इफ इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू हैव द अराइवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट इज जे, मेंशन द कंडीशन वेयर स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैन नॉट बी सैटिस्फाइड। ये बहुत मतलब ये जो नॉर्मली टीचर्स जो जब एक्सप्लेन करते होंगे तब वो समझाते होंगे, बहुत कम है जो दिखाते होंगे ये बात को, पर हम बच्चों को पता है कि अगर सेम मीडियम में तो स्नेल्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी जो आंसर वो क्या हो सकता है, अगर नॉर्मल इंसिडेंस है उसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज μ1 sin θ1 इक्वल μ2 sin θ2। अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, उसमें तो एवरीथिंग वेनिशेस, उसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो मैं बार बार बोल, ये जो इसमें जो मैंने आंसर्स लिखा हुआ है उसको मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में हम बहुत सारा डिफरेंसेस है, आपका मर्जी आप जो भी लिखे। मैंने जो एक सिंपल सा लिखा है कि इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ का विड्थ जो होता है, फ्रिंज का जो विड्थ होता है, इट इज इक्वल लैम्डा डी बाय कैपिटल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल, दैट इज द विड्थ, एंड इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन दे आर ऑफ वेरिंग विड्थ्स, ओके, दे आर मैक्सिमम एट द सेंट्रल रीजन एंड दे डाई आउट एज दे गो अवे फ्रॉम द सेंट्रल रीजन। फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है नंबर एल का, वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का। वो क्या है, V नॉट इज इक्वल टू मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये मतलब वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को रिफ्रेश करके लिखना है आपको। V नॉट इज इक्वल टू H बाई डैश इंटू न्यू माइनस डैश बाई E। वो क्या होगा, V नॉट इज इक्वल टू H बाई E द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द फ्रीक्वेंसी माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल फाई नॉट बाई द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। नेक्स्ट जो है नंबर M, अरेंज बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्टन सीरीज। LYMEN लिखा गया था, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, LYMAN होना चाहिए। अरेंज बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज एंड पास्टन सीरीज ऑफ एमिशन लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो पहला जो आएगा लाइमन सीरीज आएगा, बिकॉज उसका वेवलेंथ लगभग 121.15 nm है। नेक्स्ट जो आने वाला है वो है बाल्मर सीरीज, उसका जो वेवलेंथ लगभग 656 के करीब है। नेक्स्ट जो आएगा वो है पास्टन सीरीज, उसका जो वेवलेंथ है वो है इट इज क्वाइट हाई 1875 nm। सो दिस इज हाउ वी अरेंज, पहला लाइमन सीरीज, देन लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ओके। नंबर N, if two lighter nuclei with A less than or equal to 10 fuse to form a heavier nucleus, then binding energy per nucleon of the heavier nucleus is definite is dash, यहाँ पे दिया हुआ है dash, then the binding energy per nucleon of the lighter that is more, okay, इसमें क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर O, वो सेमीकंडक्टर चैप्टर से है। What is the range of electrical conductivity of semiconductors if the resistivity lies in the range 10⁻⁵ to 10⁶ ohm meter? हमको मालूम है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का इन्वर्स रिलेशन है, तो अगर रेजिस्टिविटी दिया गया है तो हम कंडक्टिविटी क्या होगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या बोला, रेजिस्टिविटी लाइज इन द रेंज 10⁻⁵ to 10⁶ ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, उसका रिवर्स 10⁵ to 10⁻⁶ साइमेंस पर मीटर। दैट्स द आंसर। ये 1 मार्क हो गया, ठीक है, पलक झपकते ही 1 मार्क हो गया। नेक्स्ट 2 मार्क वाले क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें हमको यानी 10 करना है, मैं सब कुछ डिस्कस कर लेता हूँ।
अगर कुछ एनसीईआरटी का डेरिवेशन है उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं जैसे बोलूंगा इसी बेस से। आई होप यू अंडरस्टैंड। 2 मार्क का पहला जो क्वेश्चन है नंबर ए, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से छापा गया है इस क्वेश्चन को। इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? Express your answer in seconds. बुक पे आंसर है 198 ईयर्स, ऐसा कुछ है, हमको यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसमें झंझट में नहीं जाना है कि आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना है। हमको मालूम है 10⁹ सेकंड में 9 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग आउट एवरी सेकंड, सो 1 इलेक्ट्रॉन इज मूविंग आउट इन 1/10⁹ सेकंड्स। और 1 कूलम बनाने के लिए कितना हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Q is equal to N into E, there is a formula. Q is 1 coulomb, N is something we have to find out, E is the charge of an electron, so N कितना हो जाएगा 1/1.6 into 10⁻⁻19। अब देखो इतना इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना समय चाहिए, 1/10⁹ into वही 1/1.6 into 10⁻⁻, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो आएगा, मैंने डायरेक्ट किया है वो बुक से उठाया है, 6.25 into 10⁹9 सेकेंड्स। इतना टाइम चाहिए, 6.25 into 10⁹9 सेकेंड्स का टाइम चाहिए 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाने के लिए दूसरी बॉडी तक। वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसको अगर ईयर्स में कन्वर्ट करें तो 198 ईयर्स के करीब आ जाता है, सोचिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से है, नंबर बी, 2 मार्क का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 into 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का क्या फॉर्मूला है, V = kq/r। k का वैल्यू 9 into 10⁹9, q का वैल्यू दिया हुआ है 4 into 10⁻⁷, आई एम सॉरी, and r is 9 centimeter, it is 9 into 10⁻² meter. You just put it in this formula, V = kq/r, and आपको जो आंसर मिलने वाला है वो है 4 into 10⁴ वोल्ट, ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, सुनिए। Obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10⁻⁹ coulomb from infinity to that point. तो Q जो जिस चार्ज को लेके आएंगे उस चार्ज का वैल्यू है 2 into 10⁻⁹। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, V = QW। तो Q क्या है, किस चार्ज को लेके आएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी 2 into 10⁻⁹ कूलम वाला चार्ज को, इतना इंटू V का वैल्यू जो निकाला था, तो 2 into 10⁻⁹ into V into 10⁴, इसका आंसर है 8 into 10⁻⁵ is -5 जूल। दैट इज वेरी इजी, ओके। नेक्स्ट जो है ना वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है, सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का है उसका मैंने पेज नंबर बोल दिया है, एनसीईआरटी का है वो, ये वॉल्यूम 1 से आया है, पेज नंबर 96। अब प्लीज देख लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? देखिए जब सर्किट क्लोज होता है तो आई एम सॉरी, जब सर्किट क्लोज होता है देन वो डिस्चार्जिंग स्टेट पे चला जाता है। तो डिस्चार्जिंग स्टेट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ का क्या रिलेशन है, V = E - IR। सो E का वैल्यू तो आपको दे दिया है 10 वोल्ट, स्मॉल r जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है 3 ओम, एंड करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। तो अगर आप इन वैल्यूज को V = E - IR में पुट करते हैं तो आपको जो मिलने जो वाला है वो है 8.5 वोल्ट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज across the battery. That's it. Next question देखिए, नंबर E. Write the expression for magnetic force F when a charge Q is moving with a velocity V and it enters a magnetic field B. सिंपल सा फॉर्मूला है, लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, F = Q × V क्रॉस B, वही फॉर्मूला है। आप बोल रहे हैं इसके बाद जो पूछ रहे हैं ना आपको और एक टेस्ला का डेफिनेशन पूछ रहे हैं, वो आप बुक से लिख लेना, वो है एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 पेज नंबर 110, ठीक है। मैं बाय द वे लेटेस्ट बुक का बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर F, you know that magnetic potential energy, ये आया है वो मैग्नेटिज्म चैप्टर से। You know that magnetic potential energy UM is given by UM is -m.B. State the conditions for obtaining most stable equilibrium. Number 2, most unstable equilibrium. तो सीधा सा जवाब है, मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 0 होना चाहिए और अनस्टेबल के लिए थीटा क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। बस पेज नंबर 139 वॉल्यूम 1 एनसीईआरटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का है।
फ्रॉम द डायग्राम गिवन, आपको एक डायग्राम दे दिया है, ये फेमस डायग्राम है, ठीक है ना। आपको क्या कुछ बोलना है, आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, वो है BLV, ठीक है। ये आपको मतलब बोलना है, तो इसके लिए तो ये टॉपिक मोशन EMF का है, यू कैन डू इट एंड आई थिंक यू बीन टॉट बाय योर रेस्पेक्टिव टीचर्स इज वेल। NCERT वॉल्यूम 1 पेज नंबर 162 का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो RMS वैल्यू रिलेटेड है, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का है। An inductor of self inductance 44 millihenry is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. आपको RMS वैल्यू करंट निकालना है, तो आपको मालूम है IRMS VRMS बाई, अगर ये इंडक्टर है तो XL हो जाएगा। XL किसके बराबर है, ओमेगा L के बराबर है, ठीक है ना। ओमेगा किसके बराबर है, 2πf के बराबर है। तो इन सब वैल्यूज दे दिया है क्वेश्चन में। 220 वोल्ट जो है वो VRMS के बराबर है, 50 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर है, 44 मिली हेनरी जो है वो L के बराबर है। अब उस इक्वेशन में पुट कीजिएगा IRMS इक्वल टू VRMS बाई ओमेगा L और दैट इज इक्वल टू VRMS बाई 2πf इंटू L। आपको जो आंसर मिलने वाला है वो है 15.9 एम्पियर। दैट्स इट, आपको जो आंसर मिलने वाला है 15.9 एम्पियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो ऑप्टिक्स का है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। शो दैट इन केस ऑफ स्फेरिकल इमेजेस F इज इक्वल टू R/2, NCERT वॉल्यूम 2 पेज नंबर 224, वो आप कर देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी ऑप्टिक्स का है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कांटेक्ट विद ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इज द सिस्टम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो आपको मालूम है वार कांटेक्ट के लिए, कांटेक्ट अगर लेंस कांटेक्ट में रहती है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव है, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ का वैल्यू नेगेटिव है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस 30 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ माइनस 20 सेंटीमीटर। इन सब को अगर यूज कर दोगे इक्वेशन पे 1/f इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20, आपको जो आंसर मिलने वाला है फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन का वो है -60 सेंटीमीटर। अगर माइनस होगा तो वो डाइवर्जिंग हो जाएगा, नेचर क्या होगा, लेंस का डाइवर्जिंग होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट जो है वो वेव ऑप्टिक्स के है से है। ड्रॉ डायग्राम्स टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय ए थिन प्रिज्म कॉन्वेक्स लेंस। ये छापा गया है NCERT से, पेज नंबर 261। अब चले जाइएगा वॉल्यूम 2 का, आपको मिल जाएगा। फिगर नंबर भी है 10.1 लगभग ऐसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बुलेट ऑफ मास 0.040 kg ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, सबको मालूम है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h का वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। m इज द मास ऑफ द बुलेट, जो जिसका मास है 0.04 kg एंड स्पीड जो दिया है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप इन वैल्यूज को डी ब्रोगली वेवलेंथ में पुट कीजिए, लैम्डा इज h/mv में, आपको जो आंसर मिलने वाला है वो 1.6565 × 10⁻⁻35 मीटर। बहुत कम वेवलेंथ वाला चीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो न्यूक्लियाई से आया है। आई एम सॉरी, ये एटम्स होगा। ड्रॉ ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू स्कैटरिंग एंगल इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसका जो ग्राफ है वो क्वाइट हाइपरबोलिक नेचर है। ऐसा करके कुछ ग्राफ है ये, n नंबर ऑफ पार्टिकल डिटेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द स्कैटरिंग एंगल फाई, ऐसा करके है। आप क्या करोगे, इन ये जो बुक में आप देखना पेज नंबर 293 वॉल्यूम 2 फिगर 12.3, उसमें कुछ वैल्यूज दिया गया है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये वैल्यूज भी आपको लिखना पड़ेगा, लिखने से तो अच्छा है। नेक्स्ट, राइट ए फ्यू लाइंस ऑन न्यूक्लियर फोर्स। ये आप खुद से देख लेना, पेज नंबर 313 वॉल्यूम 2 का है, टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्सेस का। नेक्स्ट, राइट एटलीस्ट वन लाइन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये सेमीकंडक्टर से आया है। एंड राइट and name the materials. Number 1, एनर्जी के ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर 2, एनर्जी के लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम सबको मालूम है, अगर एनर्जी के बाद 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो वो मटेरियल जो होगा उसको क्या कहलाएंगे, उसको हम इंसुलेटर कहलाएंगे। उसके बारे में कुछ लिखना है आपको। नेक्स्ट, अगर वो लेस देन 3 eV हो जाएगा तो उस मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहलाएंगे, तो हम उसके बारे में लिख देना कुछ। बस ये हो गया 2 मार्क्स। अब 3 मार्क में चले जाते हैं। 3 मार्क का 9 क्वेश्चन आपको करना है। पहला क्वेश्चन,
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पूछ रहे हैं। पेज नंबर 5 वॉल्यूम नंबर 1 में चले जाना और कोई पैराग्राफ है उसमें उसके बारे में लिखा हुआ है, आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड व्हेन अ पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद वूल is found to have a negative charge of 3 × 10⁻⁻1 कूलम। ये एक्चुअली एक्सरसाइज क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पेज नंबर 42 एग्जांपल सॉरी एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.11। तो उसका जो आंसर है Q इज n, द नेगेटिव चार्ज कितना है, Q का वैल्यू 3 × 10⁻1 कूलम। आपको n का वैल्यू ढूंढना है, n इज इक्वल टू Q/E होता है, Q 3 × 10⁻1 कूलम, E का वैल्यू तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम। उसको वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो आंसर जो मिलेगा उसका लगभग जो है 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा आपको। उसका और है, और में क्या पूछा है, टू पैरेलल प्लेट्स each of area A separated by a distance d have charges plus q and minus q on them respectively. Considering the distance between them, the square of the distance between them is much less than the area of the plates. Find out an expression for capacitance of the system. C is equal to epsilon variable parallel plate capacity का derivation पूछ रहे हैं, पेज नंबर 68 NCERT वॉल्यूम नंबर 1. That's it. Next, number B. In the diagram shown below, 3I current enters the network at A. Show the directions and magnitude of current in terms of I along any closed path including the battery if the value of each resistor is 2 ohm. Calculate I. मतलब क्यूबिक प्रॉब्लम है वो एनसीईआरटी में भी है, बस फर्क इतना सा है, इन दिस क्वेश्चन आपको डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं दिया गया है, इसका मतलब आपको देना पड़ेगा डायरेक्शन, इसका मतलब आपको सीखना पड़ता है ये सब। एंड देन आपको पूछ रहे हैं कि आई का वैल्यू निकालो। अच्छा ये मैं कर लेता हूँ, एक क्यूब है हमारे पास, ऐसा करके ये मान लीजिए हमारे पास क्यूब है, रफ एक डायग्राम कर रहे हैं, ये बैटरी है और यहाँ से करंट बाहर आता है, इस जुड़ जाता है, ये है 10 वोल्ट का, और इच रेजिस्टर जो आपको दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू है 2 ओम। ठीक है, उसको मान लो मैं आर बोल देता हूँ, लगभग अभी के लिए आर बोल देता हूँ। ठीक है, this is 3 I current entering this junction I AA, okay, and 3 I ampere of current is leaving out. ठीक है, so अभी ना आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है करंट का, since the value of the resistor R is equal to here R is equal to 2 ohm, right? so अभी देखिए, since all the resistors are having the same value, ऐसा ही क्वेश्चन इरडॉम में है, इरडॉम में ऐसा ही कुछ लगभग करके क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। Since all the resistors are having the same value, so we can distribute the current equally in the respective ratios. ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा I. Incoming is equal to outgoing, I plus I 3I, तो ये सही है। फिर I आया यहाँ पे, फिर एक जंक्शन का एक ये वाला हो गया I/2, ये वाला हो गया I/2, है ना, ये चला गया, ये आई आ गया, आई को यहाँ पे मिला फिर से रास्ता, ये हो गया I/2, ये हो गया I/2, फिर आई आ गया, ये हो गया I/2, ये हो गया I/2। देखिए इसमें I/2, इस ब्रांच में I/2, इस ब्रांच में मिल करके I बनता है, ठीक है ना, इस ब्रांच में I/2, इस ब्रांच में मिल करके I बन रहा है, ठीक है ना, इस ब्रांच में I/2, इस ब्रांच में I मिल करके I बन रहा है। सो I फिर से क्या बनता है, 3I बनता है। तो अभी हमको ना मतलब I का वैल्यू ढूंढना है, सो इट इज वेरी इजी। ये ए हो जाएगा, ये मान लीजिए मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये पॉइंट को बी बोल देना, इस पुट को सी बोल देना, इसको सी डैश बोल देना, है ना, इसको इस बैटरी को ई बोल देना। सो अब हम आपको किरचॉफ्स लॉ इस्तेमाल करना है क्लोज लूप के लिए, ए बी सी डैश ई ए डैश, यू यूज किरचॉफ्स केवीएल
इन विच लूप ए बी सी सी डैश ई ए, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप्स का कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा, ए से स्टार्ट कीजिए, माइनस आई आर, ठीक है ना। इसके बाद में माइनस आई बाई टू इंटू आर, ये हो गया। इसके बाद में माइनस आई आर, ठीक है। इसके बाद में प्लस ई, इसको ई बोल दिया उन्होंने, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास कैलकुलेशन है, आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो लॉन्गर। सो ई जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना है? 5/2 आई आर, ठीक है ना। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज ई बाई द टोटल करंट। व्हाट इज ई? ई बाई व्हाट इज द टोटल करंट एंटरिंग दिस सर्किट? 3I। ई का वैल्यू कितना है? 10 वोल्ट, और ये हो गया। सो ई का वैल्यू कितना है? 10 वोल्ट। सो एक मिनट, सॉरी, ई का वैल्यू ये 5/2 आई। सो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, एक मिनट। 5/2 आई आर बाई 3I, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो हो गया 5/6 आर। आर का वैल्यू कितना है? 2 ओम। सो आर इक्विवेलेंट जो है 5/6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 5/3 ओम। सो आर इक्विवेलेंट हमारा आ गया है ना। अब हमको आई कैलकुलेट करना है एज पर द क्वेश्चन। सो नाउ सी, आई टोटल करंट इज इक्वल टू, करंट टोटल वोल्टेज कितना है? 10 बाय आर इक्विवेलेंट, इट इज इक्वल टू 10। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? 5/3, that is equal to 6. So 3I is equal to 6, I is equal to 2 एम्पियर। सो इतना है इसका आंसर, सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस V is applied to the ends, ये जो अभी जो क्वेश्चन पढ़ा ना इसका ऑप्शन है और। If a potential difference V is applied to the ends of a conductor of resistivity rho, length L, cross section area A and total resistance R, show that the magnitude of electric field E is equal to J times of rho, where J is magnitude of current density, also show J is sigma E, मतलब ओम्स लॉ का दूसरा रूप दिखाना है। वो काइनेटिक्स चैप्टर का है, वॉल्यूम 1, पेज 84-85 में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट जो है नंबर सी, स्टेट इम्पीडेंस सर्किट लॉ, ठीक है। यूजिंग दिस लॉ कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट a distance r outside an indefinitely long wire carrying current. How does this magnetic field depend on the length of the wire? हमको सब एम्पीडेंस सर्किट लॉ इसके बारे में हमको मालूम है, वो वॉल्यूम 1 पेज नंबर 118 में मिल जाएगा। और उस लॉ के को लेकर के हमको करंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ढूंढना है फॉर ए लॉन्ग वायर। हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर? पूछ रहे हैं, हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर? मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। सो अगर हमारा फॉर्मूला क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज। उस वायर के अक्रॉस में, अगर ये वायर है उस अक्रॉस में अगर हम एक एम्पीरियल लूप ड्राइंग करते हैं, तो एम्पीरियल लूप इस वायर में जो करंट जा रहा है उसको इंक्लूज करेगा, वो आई के बराबर हो जाएगा। तो म्यू नॉट और B क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लूज आई के बराबर हो जाएगा, बिकॉज B is constant throughout, the magnitude is constant, and the circumference of the ampere loop is 2 pi r into mu is equal to mu naught I। B कितना है? mu naught I by 2 pi r। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि the magnetic field is independent of the length of the wire। Okay, next question। or define magnetization M of a substance, draw the magnetic field lines near diamagnetic material, paramagnetic material when they are put inside a uniform magnetic field। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। डायमैग्नेटिक क्या करता है? It expresses the magnetic field lines, paramagnetic allows some field lines to enter through it। So page number 145 NCERT वॉल्यूम 1 N147 फिगर नंबर 5.7 में वो आपको डायग्राम मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर डी में मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन AC जनरेटर एंड ए मोटर। ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ AC जनरेटर, इंडिकेट द कॉइल, इंडिकेट नंबर 1 द कॉइल, नंबर 2 द स्लिप रिंग, नंबर 3 द एक्सेल, नंबर 4 द कार्बन ब्रशेस। ये डायरेक्ट ही बुक से पूछा गया है, पेज नंबर 170 का है। AC जनरेटर टॉपिक है, वॉल्यूम नंबर 1। वो एक डिफरेंस क्या होगा AC जनरेटर और मोटर में?
एसी जनरेटर जो है इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर ठीक उसका उल्टा करता है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और में है, डिस्कस एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग इन द केसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। नंबर 1 फ्लक्स लिख लीजिए, तो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है ना, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स, एडी करेंट्स, हिस्टैरिसीस, वॉल्यूम नंबर 1 पेज 195 टू 196, उसमें आप देखिएगा आपको मिल जाएगा। हर लगभग each and every question have come from the book. There is nothing which is outside. So the paper is, I'll say, a medium sized paper. It's not tough. So let me further go. Number E, a ray of light is suffering refraction rate spherical surface of radius of curvature r and separating two media of n1 lighter medium n2 denser में show that n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r। ये तो बहुत ही आसान से वाले रिफ्लेक्शन रेट है, स्फेरिकल सर्विस का क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स से आया है, ज्योमेट्री ऑप्टिक्स से, एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 पेज नंबर 233 में आपको मिल जाएगा। और इसका और है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। ये मतलब सिमिलर सा क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी में, वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 238 में, तो आपको वो आप कर सकते हो। उसका मैं अच्छा उसका मैं कर लेता हूँ। ये द क्वेश्चन पेपर जो है ना, ये इट इज़ ए मीडियम पेपर, तो आई बिलीव बहुत लोगों का अच्छा मार्क्स आने वाला है इस पेपर में। अगर आपने सीरियसली एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप दिक्कत में है इस पेपर को लेकर के। ये मान लीजिए ये लेंस 1 है L1, ये लेंस 2 है, ठीक है ना। इसका फोकल लेंथ जो दिया गया है वो +10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे है फ्रॉम हियर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हमको करना है। तो फॉर लेंस 1, पहले लेंस के लिए, फॉर L1 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1। हमको v1 निकालना है, 1/f1 कितना है 10 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/-30 है ना। सो 1/v1 कितना हो गया 1/10 माइनस 1/30। उसका जो रिजल्ट है, मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ। तो v1 हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। v1 हो गया 15 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब द इमेज फॉर्म बाय दिस लेंस एक्स इज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। सो 15 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये गैप इज 5 सेंटीमीटर। तो द ऑब्जेक्ट फॉर दिस इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना होगा 15 माइनस 5 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स दिस साइड ना 10 सेंटीमीटर, सो इट इज एक्टिंग लाइक ए रियल इमेज। सो फॉर लेंस 2, फॉर L2, ठीक है, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है which is acting like an object for this lens, and we have to measure from here. So यहाँ से यहाँ का गैप है 5, ये है 15, so 15 माइनस 5 कितना हो गया 10, ठीक है ना। so कितना हो गया आप देखिए, for lens 2 1/f2 is equal to 1/v2 minus 1/u2 है ना। तो 1/f2 is already negative because focal length of a plano concave lens is negative, is equal to 1/v2 minus 1/10, because यहाँ पे नेगेटिव नहीं डालेंगे, ये रियल इमेज है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, v2 क्या बन जाता है इंफिनिटी। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल एंड डिफाइन वेवफ्रंट। वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, पेज नंबर 257 में आपको मिल जाएगा वॉल्यूम 2 में। और आपको क्या पूछ रहे हैं, वेवफ्रंट कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है वो आपको दिखाना है, करके दिखाना है। और में और एक क्वेश्चन है, इन YDAC मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज यूज्ड। Determine the distance of the screen from the slits if the slits are separated by 0.28 mm and the distance of the central bright fringe and the fourth bright fringe is 1.2 cm। इसका मतलब n का वैल्यू 4 है, फॉर्मूला है ना हमारे पास, y4 is equal to 4 lambda capital D by small d, ठीक है ना। इसका वैल्यू है 1.2 into 10⁻², इसका वैल्यू है 0.28 into 10⁻³ इसका वैल्यू है 600 into 10⁻⁹। आप इन सब का वैल्यूज बैठाओगे, कैपिटल डी आ जाएगा 1.4 मीटर, यहाँ पे किया हुआ है, आप देख लेना बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, सिंपल सा सवाल है।
Answer the following in short. Number 1, is the stopping potential V naught a definite value of retarding potential for a definite frequency of incident radiation? But of different, answer is yes. Number 2, whether V naught is different for different values of frequency of incident radiation but of same frequency, answer is yes. Does the saturation photoelectric current for different frequencies remain the same? Answer is yes. Define threshold frequency of a material. ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है. वॉल्यूम नंबर 2 है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 279 में आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.1. ये हुबहू बुक से उठाया गया है, डुअल नेचर ऑफ मेटल रेडिएशन से. व्हेन लाइट of frequency 6 into 10 raised to 14 hertz is incident on the metal surface, photoelectric emission occurs. What is the maximum kinetic energy of the emitted electron? Number 2, stopping potential. ये बुक में मिलेगा आपको. एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये, डुअल नेचर ऑफ मेटल रेडिएशन का, पेज नंबर 289, वॉल्यूम नंबर 2. नेक्स्ट इज स्टेट बोर्ड से आपको सेकंड को स्टेट करना है बोर्ड का, ठीक है ना. वो वॉल्यूम 2 299 में मिल जाएगा आपको. नंबर 2, D state de Broglie's relation representing matter wave. Using de Broglie's relation, obtain the quantum condition proposed by Bohr for the angular momentum of an electron moving in the nth circular orbit of radius Rn. तो पेज नंबर 302 में आपको वो मिल जाएगा. ये डायरेक्ट बुक से ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. नेक्स्ट और में पूछा गया है obtain the binding energy. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 321 एक्सरसाइज 13.1 का है. ये बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है. एक्सरसाइज 13.1 में चले जाइए, उसको आपको कराया गया है. मोस्ट ऑफ द स्कूल टीचर विल टीच यू दिस इज हाउ इट इज. ओके, इसका मतलब आपने अगर किया है इन सबको, देन कांग्रेचुलेशंस. ओके, यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन फिजिक्स. टेक दिस गुड न्यूज फ्रॉम माय एंड. ओके, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ एडवांस में. नेक्स्ट नंबर आई, ड्रॉ ए पीएन जंक्शन एंड इट्स सिंबल. ये तो सेमीकंडक्टर्स का. एक्सप्लेन हाउ बैरियर पोटेंशियल इज फॉर्म अक्रॉस द जंक्शन इन शॉर्ट. तो एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 पेज नंबर 334 फिगर 14.12 में आपको वो डायग्राम मिल जाएगा. नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन कर शॉर्ट में 334 335 में आपको मिल जाएगा. और व्हाट यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, व्हाट आर दे, ड्रॉ जस्ट आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर. अब रेक्टिफायर का क्वेश्चन पूछा गया है, ये होना ही था, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया. एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 का है, 338 पेज में आपको मिल जाएगा. अब आ जाते हैं पास्ट मार्क के क्वेश्चन में. इसमें सिर्फ 3 करना है आपको और कुछ नहीं है ना, बहुत आसान है. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डिफाइन इट्स डायपोल मोमेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट P situated at distance r from the center of the dipole as E vector is equal to 2p vector by 4 pi epsilon r cube when r is much greater than a. एनसीईआरटी वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 23-24 में आपको मिल जाएगी. ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना. इसमें पास मार्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको यही करना है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. राइट इन वर्ड्स व्हेन a combination of resistors is said to be number 1 series, number 2 parallel, arrange 6 resistors each of 1 ohm in such a way that the equivalent resistance of the combination is 1.83. पहला वाला जो बाद में पूछा, राइट इन वर्ड्स when a combination of resistors is said to be in series, when a combination is said to be in parallel, ये आप लिख लेना. नेक्स्ट जो पूछा गया है, 6 रेजिस्टर को आपको अरेंज करना है, इन सब का वैल्यू 1 ओम ईच है, सो दैट द नेट कॉम्बिनेशन इज 1.83. तो रिक्वायर्ड एडमिटेंस क्या हो सकता है, ऐसा एक 1 ओम यहाँ पे डाल दिया, उसको हमने उसके साथ हमने 2 पैरेलल में ऐसा लगा दिया, इसके साथ हमने तीनों को ऐसे करके पैरेलल लगा दिया. अगर आप ऐसे करते हो ना, आपको 1.83 मिलने वाला है, ठीक है. ये कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो इज गेटिंग वेरी लॉन्गर. ओके, नेक्स्ट, ए सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट as shown below, where L is equal to 5 ohm, C is equal to 80 microfarad, R is 40. Calculate the impedance of a circuit, RMS potential represented RL and C. Show that the potential represented the LC combination is 0 at resonating frequency. पहले तो बात आपको resonating frequency, things are resonance, so XL is equal to XC. अगर XL XC के बराबर है, तो Z किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर, और वो है 40 ओम. पहला क्वेश्चन. नंबर 2 में क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर. इसका अगर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, IRMS into R. इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, IRMS into XL. और इसके अक्रॉस में कितना है, कैपेसिटर के अक्रॉस में IRMS
इंटू एक्स सी। अब एक्स एल is equal to omega naught times of L, xc is equal to 1 by omega naught times of C, the resonating frequency। omega naught किसके बराबर है? 1 by root over LC, ठीक है ना। इनका कैलकुलेशन हमने किया हुआ है। नंबर सी, इसका कैलकुलेशन हमें यहाँ पे नहीं करना, इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज जीरो एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। आप जब कैलकुलेट करोगे ना, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपको सेम मिलने वाला है। तो पोटेंशियल ऑफ अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज VL माइनस BC। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम होने वाला, तो आंसर आएगा 0। ये पे किया हुआ है, आप देख लेना सॉल्यूशन को। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप? ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, वॉल्यूम नंबर 2 पेज 242। इसमें मिल जाएगा। एक नीट डायग्राम करना है फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। राइट द एक्सप्रेशन फॉर टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन टर्म्स ऑफ L, D, F नॉट एंड Fe। व्हाट विल यू डू फॉर गेटिंग लार्ज मैग्निफिकेशन? ये सब थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है। Calculate the total magnification of the instrument। अगर f naught focal length of the objective is 1 cm, focal length of the eyepiece is 2 cm and length of the tube is 20 cm, तो उसका जो आंसर है वो तो डायरेक्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन ही है। पेज नंबर 243 फिगर 9.24 में आपको कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम मिल जाएगा। और अब जो सवाल है उसका आंसर क्या होगा? m is equal to L by f naught into D by Fe। L का वैल्यू कितना दिया है आपको? 20, f naught is 1, D is always 25 centimeter, and this is answer is 250। Next, number E, discuss diffraction of light due to a single slit। सिंपल, YDC के बाद जो टॉपिक है वो डिफ्रैक्शन का है, उसको आपको जस्ट डिस्कस करना है डायग्राम के साथ। 5 मार्क, ठीक है। वॉल्यूम नंबर 2 ऑप्टिक्स का है, पेज 267। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F अब खत्म होने वाला है। A circular coil of 30 turns and radius 8 cm carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of 1 Tesla. The field lines make an angle of 60 degree with the normal to the coil. Calculate the magnitude of counter torque that must be applied to bring। ये क्वेश्चन और इसका जो नेक्स्ट नंबर 2 है, on replacing the circular coil by a planar coil of some irregular shape of the same torque is applied, how will you explain the matter? ये NCERT वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 135 एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.13 वहां से उठा के दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बोस थ्योरम। वो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम 1 पेज नंबर 29 में। नंबर 2 सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, फिर से वॉल्यूम 1 पेज 71 में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द कन्वर्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर टू एन एमीटर और वोल्टमीटर, वो आपको मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 130 में। नेक्स्ट इज फिशन और फ्यूजन, वॉल्यूम 2 का है वो, पेज नंबर 315। So what is my thought about this paper? मैं क्या सोचता हूँ इस पेपर के बारे में? What is the difficulty rating of this paper? This paper is medium paper. So any student who has studied the NCERT book properly will be easily able to score 50 plus in this paper. So all the best from my side and from Physics Hub. And I hope in the coming exams that are there, you are also going to do very well. So Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And please the solutions will be uploaded, the answers इसी पेपर में जो आंसर मैंने लिखा है, सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है, पेज नंबर मैंने जो मार्क किया हुआ है वो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो के साथ। आप काइंडली उसको देखना एंड काइंडली बी फोकस्ड इन द कमिंग एग्जाम्स। सो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।